Good morning, friends. Welcome back to my channel, Rawat Classes Jodhpur. And I'm Vinod Rawat. You are watching me on your favorite YouTube channel. We will continue the discussion which we were doing on today's editorial written by Mr. Ajit Prakash Shah, ex-Chief Justice of Delhi and Madras High Courts. You can feel the pain, the anguish. And he is also giving us a message. We should educate ourselves. We should sensitize ourselves. This police force is for the protection of the people. This police force is not for killing people and killing the innocent poor people. What happened in Tamil Nadu will make us bow our head in shame. Anyway, I can also sense the anguish or pain in this article, which has been articulated, worded so beautifully, so nicely. And I think such articles enlighten us, make our English beautiful, and also make us good human beings. The reading a lot is very, very important for each student who is on a learning curve. ये अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि आई कैन फील इज पेन एंड एंग्विश. एंग्विश का मतलब पेन, तकलीफ. उनको भी तकलीफ हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आपका. ये तमिलनाडु घटना का है ना, क्या ना. तो मैंने ये बोला आई कुड फील द राइटर्स एंग्विश, पेन. एंग्विश मीन्स पेन, तकलीफ in this article. और उनका सरकाज़म भी, उनका व्यंग भी. तो जहाँ हमने किया था उसके आगे मैं चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा आर्टिकल है एंड होपफुली सेकंड पार्ट में पूरा हो जाएगा. फिर मेरे साथ में पढ़िए इसको. ये 3 जुलाई का द हिंदू का एडिटोरियल, मेन एडिटोरियल. ठीक है. द ऑफिशियल पोजीशन ऑन स्टेट, ये शब्दों का आप प्रयोग देखिए. उनका छोटी मोटी हस्ती नहीं है, शब्दों का प्रयोग देखिए. स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट एंडोर्स टॉर्चर. माय गॉड, दिस इज सो हिटिंग द नेल ऑन द हेड जो उन्होंने इस्तेमाल किया. मैंने मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्कस किया भी था पिछली वीडियो में कि व्हाई इज ही कॉलिंग इट स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट एंडोर्स्ड. स्टेट स्पॉन्सर्ड इसलिए, स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का संचालन करना, प्रायोजित करना. ये जो टॉर्चर है ये स्टेट द्वारा प्रायोजित है, यानी स्टेट इसको सपोर्ट करती है, और दूसरा स्टेट इसको एंडोर्स करती है. आप किसी चीज़ को एंडोर्स करते हो तो आप उसमें अपनी सहमति डालते हो. तो वो कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने लिखा है साहब ने ये, कि ये जो टॉर्चर, पुलिस का टॉर्चर है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है और ये शायद ये आपका स्टेट एंडोर्स्ड है. स्टेट ने इसको सहमति दी है. बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लिख रहे हैं वो. और ये कहाँ देखा जा सकता है, जैसा साहब कह रहे हैं, इट कैन बी सीन इन ए 2017 कोर्ट बाय इंडियाज देन अटॉर्नी जनरल. 2017 में हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ह्यूमन राइट कमीशन में गए और वहाँ पर उनको एक अपना वक्तव्य देना था. तो उस वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए आप. तो वो कह रहे हैं, इन हिज ओपनिंग स्पीच in Geneva at the country's universal periodic review, समय समय पर इसका रिव्यू, समीक्षा होती रहती है, तो वहाँ उनको जाके अपना भाषण देना पड़ता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में. वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या बोला, ही इन्वोक्ड गांधी एंड बुद्धा. तो उन्होंने गांधी और बुद्धा का आह्वान किया, उनका नाम लेते हुए कहा. आह्वान करने में वो लेना है ना, आह्वान करना बड़ा अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए. मैंने पिछले वर्ष बताया भी आपको, इन्वोक करना मतलब, ठीक है, आपका किसी का आह्वान करना कि प्रभु आओ और हमारी मदद करो, या ये हमसे आप प्रार्थना कर रहे हैं. और इसलिए इन्वोकेशन का अर्थ होता है प्रेरणा, प्रार्थना, प्रेयर. तो ऐसे सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे आप. एक छोटे बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी, उसने कहा ये क्या है कि दिस इज़ एन इन्वोकेशन टू लॉर्ड कृष्णा. भगवान कृष्णा मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको मैंने एक अर्जी लिखी है. दिस इज इन्वोकेशन, प्रेयर. एंड टू इन्वोक गॉड्स का अर्थ होता है उनका आह्वान करना. हिंदी में कहते हैं आह्वान करना.
आइए हमारी मदद कीजिए, इस कार्य को सफल कीजिए अब। तो उन्होंने क्या किया वहाँ पर 2017 में, तो उन्होंने गांधी और उनका आह्वान किया। ह्यूमन राइट कमीशन के मतलब क्या हुआ है, यही है ना, सारे देश यही देख जाना चाह रहे होंगे कि आपके देश में ह्यूमन राइट कमीशन की कितनी इज्जत है, ठीक है। और फिर क्या बोला उन्होंने, स्टेटिंग दैट इंडिया बिलीव्स इन पीस एंड नॉन वायलेंस, कि इंडिया जो है पीस और नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, शांति और अहिंसा में, एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी को बहुत ऊंचा रखता है। अपहोल्ड को ऊंचा रखना, ठीक है, बहुत सम्मान करना, अपहोल्ड का सम्मान करना। ह्यूमन डिग्निटी मीन्स इंसान की जो आपकी डिग्निटी है, उसका सम्मान है, उसको ऊंचा, उसको ऊंची वैल्यू देना, अपहोल्ड का मतलब ये होता है। एज सच द कंसेप्ट ऑफ टॉर्चर, और इसलिए जो टॉर्चर का जो आपका कंसेप्ट है, एक आपकी धारणा है, इज़ कम्प्लीटली एलियन टू आवर कल्चर, हमारे कल्चर के बिल्कुल विपरीत है, यानी हम इससे बिल्कुल अनजान है। एंड इट हैज़ नो प्लेस इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन, और राष्ट्र के गवर्नेंस में, राष्ट्र के संचालन में, ठीक है ना, इसका कोई स्थान नहीं है। और जज साहब ने इसको क्या लिखा है पता है आपको, दिस वुड बी अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी, ये पाखंड का सबसे उच्चतम नमूना है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो आपका है, इसका टोन भी सरकास्टिक है। आप पता लग रहा है, पता लग रहा है। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल का अर्थ होता है परफेक्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट मतलब किताब में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ तो परफेक्ट ही होगा, रूल की किताब में। हिपोक्रेसी का अर्थ होता है पाखंड। पाखंड क्या होता है, ठीक है ना आपका, जैसे ही वो आदमी हिपोक्रेट कहलाएगा जो लोगों को कहे ये मत करो और खुद वही करता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी पाखंड, ठीक है। और आदमी कहलाता है हिपोक्रेट, इज ए हिपोक्रेट। अरे सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, और दिन में वो 8-10 पैकेट फूंक जाता है, ये दैट पर्सन इज कॉल्ड हिपोक्रेट। हिपोक्रेट, ठीक है, पाखंडी। A person who does not do what he preaches, तो दूसरों को बताता नहीं ये करो, वो तो कभी करता नहीं खुद ही आपका, उसको हिपोक्रेट कहते हैं। और उसकी मानसिकता को, उसके इस गुण को कहते हैं हिपोक्रेसी। ये तो इसको पाखंड है ना, तो समझ गए होंगे आप। इफ़ एवर, अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है, द ऑफेंडिंग ऑफिसर्स इन द तूतकुंडी केस आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, हाँ उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा। प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है किसी के खिलाफ मुकदमा करना, ठीक है ना। प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है टू टेक समबडी टू द कोर्ट, इसका मीनिंग ये होता है टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी, टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ मुकदमा करना, ठीक है ना। कभी लिखा रहता है ना बच्चों किसी बिल्डिंग में कि जो आपकी खाली हो, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। पता नहीं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने। इसका मतलब जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपका एस्टेट है, यानी आपकी ज़मीन है, जायदाद है, उसमें कोई बिना परमिशन घुसता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूट लिखा रहता है कई जगह। तो प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है किसी के खिलाफ मुकदमा करना, टू स्यू समबडी। टू स्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, टू स्यू, ठीक है। ये स्यू से ही फिर आपका ये सूट बना हुआ है, ठीक है। आई स्यू यू, इट मीन्स आई विल फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट यू, आई विल फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट यू। इनका बोलना लिखना सबको आना चाहिए। हालांकि उनके खिलाफ, उनको प्रोसिक्यूट किया, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। एंड सम कंपनसेशन विल ऑल्सो बी पेड टू द विक्टिम्स फैमिलीज। अब तो वो तो मर गए, लेकिन विक्टिम की फैमिली को कुछ कंपनसेशन भी दिया जाए। कंपनसेशन मतलब उसकी जो प्रतिपूर्ति राशि होती है, कुछ पैसा उसके मुआवजे के रूप में उनको दिया जाएगा। कंपनसेशन का तो मुआवजा, ठीक है ना, उसको रिपेरेशन भी कहते हैं। ये सब वर्ड आने चाहिए आपको, रिपेरेशन, ठीक है। कंपनसेशन क्या, मुआवजा। आपके द्वारा जो हानि हुई है उसके एवज में जो पैसा आप देते हो किसी को, तो वो आपका कंपनसेशन कहलाता है। विल ऑल्सो बी पेड टू द विक्टिम्स फैमिलीज। बट सच पीस मील एक्शन, ये पीस मील एक्शन है। पीस मील एक्शन का अर्थ क्या, एक घटना हुई कर दिया। पीस मील का टुकड़ों में किया गया एक्शन इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड। ये एक्शन की जरूरत नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया और उनके घर वालों को आपने मुआवजा दे दिया। ये पीस मील एक्शन है। आपको कोई होलिस्टिक कार्य करना पड़ेगा। पीस मील का उल्टा हो जाता है बच्चों। पीस मील का अर्थ होता है जो एक काम हुआ उसमें आपने किया, जो कहते हैं पीस मील।
ये पीस मिल एक्शन है, इसका एंटोनिम बनता है होलिस्टिक। ये संपूर्णता वाला काम करना है, इसका ये एंटोनिम है। पीस मिल मीन्स पीस का टुकड़ा एक टुकड़े के रूप में हो गया। होलिस्टिक कर दोगे, ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि ऐसी पुलिस टॉर्चर घटनाएं ना हो। ये बिना टॉर्चर किए पुलिस का काम बनता भी नहीं है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ अपराध भी बहुत सारे हैं। इज़ नॉट वट इज़ नीडेड, इट इज़ नॉट नीडेड, पीस मिल एक्शन इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, आप भी ऐसा संदेश बनाओ, ठीक है, कि दिस एक्शन इज़ नॉट वट इज़ नीडेड। ये एक्शन वो नहीं है जिसकी आवश्यकता है। वट वी रियली नीड इज़ क्या चाहिए, आप भी ऐसा नहीं बनाए। वट वी रियली नीड इज़, बस सेंटेंस की नकल करो बच्चों। इज ए रिकग्निशन दैट टॉर्चर इज एंडेमिक एंड अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम। ठीक है, एंडेमिक है यानी ऐसी प्रॉब्लम है जो पुलिस तक सीमित है, पुलिस करती रहती है। और ये सिस्टेमिक है यानी ये सिस्टम की हमारी प्रॉब्लम है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है सिस्टेमिक। सिस्टमिक अर्थ होता है रिलेटिंग टू सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये रिलेटिंग टू द सिस्टम, ये इसका मीनिंग होता है। एक शब्द होता है सिस्टम से एडजेक्टिव बना सिस्टमैटिक, है ना, वो उसका अलग मीनिंग है। सिस्टमैटिक का एक सुचारू रूप से सिस्टमैटिक टेंशन नहीं पड़ रहे हो आप, सिस्टमैटिक ये भी एडजेक्टिव है इसका सिस्टम के हिसाब से। लेकिन वो सिस्टमिक प्रॉब्लम सिस्टमैटिक प्रॉब्लम नहीं होती है। काम सिस्टमैटिक हो सकता है, योर वर्क इज़ नॉट सिस्टमैटिक, तो आप जो है उसको ढंग से नहीं कर रहे हो, उसमें एक मेथड नहीं है, इट इज़ नॉट मेथोडिकल। सिस्टमैटिक का तो होता है मेथोडिकल, कि आपके काम में एक मेथड है, तरीका है, तरीकाबद्ध तरीके से नहीं है। तरीकाबद्ध इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। सिस्टमिक मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू द सिस्टम। ये तो बच्चों आपको जानना बहुत ज़रूरी है, शब्दों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पुलिस टॉर्चर की प्रॉब्लम कैसी है, सिस्टमैटिक है या सिस्टमिक प्रॉब्लम है? ये सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी उनकी मानसिकता बन जाए, ऐसी उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ट्रेनिंग ढंग से होती नहीं है और ऐसे कानून है नहीं, तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम होगी। तो ये जैसा भी तो कह रहे हैं कि एक आपने पीस मिल एक्शन ले लिया कि इसको इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, हो सकता है 1-2 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएं, एक आधे जेल चले जाएं, ठीक है आपका, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। रिकग्निशन मतलब पहचान, या इस बात की हमको एडमिट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा दैट टॉर्चर इज एंडेमिक एंड अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम एंड द ओनली आंसर लाइज। बड़ा सुंदर सेंटेंस का बना होता है आपका, द आंसर लाइज इन द फैक्ट। ऐसे ऐसे नहीं बनाओ इसको। और इसका अर्थ क्या हुआ, इसका उत्तर इस बात में निहित है, ठीक है ना। अगर आपने कहा इस प्रॉब्लम का आंसर किस में है, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ऐसे सी को आप भी लिखना बच्चों, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम लाइज, ठीक है ना आपका, लाइज इन मेकिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ एंड सेंसिटाइजिंग द पुलिस फोर्स। सेंसिटाइज कर होता है उनको संवेदनशील बनाना, उनको समझाना, अरे तुम भी तो इसी फैमिली से आते हो, इसी परिवार से, समाज से आते हो, तो ये फिर एक्शन क्यों लेते हो उनके खिलाफ आप। हम देखते हैं ना आपका, जब ये लॉकडाउन का अनुपालन कई लोग नहीं कर रहे थे तो कितनी बुरी तरह से पीट रहे थे, और कई जगह अच्छा भी कर रहे थे, उनको फूल दे रहे थे। उनको भाई मनाने से मतलब है ना कि आप ऐसा ना करें। कईयों को एक्सरसाइज करा दिया और कईयों को बुरी तरह से उन्होंने ठोका। ठोक तो उसमें देखते भी नहीं है, अरे इतने मोटे लकड़ लेके उसको ठोक रहे हो डंडे से आप, तो ये तो सोचो यार, वो भी तो इंसान है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह क्यों बनते आप। तो यही तो सिस्टम है कि भाई कोई गलत किसी ने खून भी कर दिया है तो वो कानून उसका एक्शन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एनीवे, द ओनली आंसर लाइज इन स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क। हमको एक बहुत ही कठोर लीगल फ्रेमवर्क का तो होता है, सिस्टम बनाना पड़ेगा, लीगल कानूनी सिस्टम बनाना पड़ेगा दैट इज अलाइन विथ, जो इनके अनुसार हो, और कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। एक उनका टॉर्चर के खिलाफ यूएन का कन्वेंशन बना हुआ है, उसके सिद्धांतों के अनुरूप हो, ऐसा स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क बनना चाहिए ताकि पुलिस वालों में भय हो और जो अपराध करते हैं उनमें भी भय हो।
उनको तगड़ी सज़ा दो। पुलिस वाले ठोकते हैं और कहीं वो तो आपका वहाँ थाने वहाँ जाते हैं कोर्ट में और छूट जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको सीखने की है, ठीक है, कि अलाइन का होता है एक लाइन में होना। पहले आपने इन शब्दों को सीखो, मैं इनको समझाने आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। अलाइन विथ का अर्थ होता है बच्चों कि उसके अनुरूप होना। इसका अर्थ होता है इन कन्फॉर्मिटी विथ, ये इसका मीनिंग होता है के अनुसार होना, कि इन कन्फॉर्मिटी विथ या इन अकॉर्डेंस विथ, ये इसका मीनिंग है। अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई अपने देश में हमने बनाई, मतलब सरकार ने बनाई, और वो इंटरनेशनल पॉलिसी के अनुसार है, मैं क्या कहूँगा, आर पॉलिसी इन दिस रिगार्ड, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, बस आपने इनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए, बस आपने ये करना है। आर पॉलिसी इज aligned with the international policy in this regard. और इसका अर्थ के संबंध में जो हमारी पॉलिसी है वो इंटरनेशनल पॉलिसी के अनुरूप है, ये इसका मीनिंग, इन अलाइन विथ। जो हम बनाए हैं, पॉलिसी बनाए हैं या लीगल फ्रेमवर्क बनाए, वो कैसा हो कि वो इंटरनेशनल लॉ अंडर यूएन कन्वेंशन अंडर अगेंस्ट टॉर्चर के अनुरूप हो और उसके सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हो। ये समझा, कमिटेड टू, कि आपके जो इंटरनेशनल लॉ के जो सिद्धांत हैं वो उससे वो प्रतिबद्धता उनकी हो कि वो उसके लिए उनको जोर लगा के उसको मान्य बनाना होगा। इसमें जो एक ग्रामर का पॉइंट है आपको बता रहा हूँ। आपको सपोज करो, इसे मैं लंबा करता हूँ, इज अलाइंड विथ and committed to the principle of the international law। इसको छोटा बनाने के लिए छोटा कर दिया, जो आपको एक ग्रामर का पॉइंट सिखा रहा हूँ। इसमें दो वर्ब है, एक अलाइंड है और दूसरी कमिटेड है। लेकिन अगर मैं एक इसमें प्रीपोजिशन हटा दूं तो इससे गलत हो जाएगा। आर पॉलिसीज अलाइन एंड कमिटेड टू, ये बहुत कॉमन एरर है, आपको समझा रहा हूँ। अगर दो शब्द हैं, आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुना आप, अगर दो वर्ब हैं और दोनों वर्ब जो है किसी कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं और उन दोनों के साथ में अगर एक ही प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो आपने सावधान हो जाना है। आपने ये देखना है कि अगर इसमें विथ नहीं लगा हुआ है तो आपने ये देखना है कि ये जो टू है, इसका मतलब टू को कॉमन निकाला गया है, तो अलाइन के साथ में टू लगता है क्या? आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अलाइन के साथ में टू लगता ही नहीं, अब अलाइन के साथ में विथ लगता है, इस सेंस में अलाइन विथ। मेरी बात समझिए आपका। तो जब भी दो शब्द आपको एग्जाम में जुड़े हुए मिलें किस सेंटेंस में और प्रीपोजिशन एक ही हो, तो आपने उस प्रीपोजिशन को दोनों के साथ लगा के देखना है, फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर फिट बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं फिट बैठ रहा है तो फिर आपको उसके साथ में अलग प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ये कह रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर ये ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना चाहिए, ठीक है। एक मैं उदाहरण आपको और देता हूँ, सिंपल सा, जो आपको ऑलरेडी आता है। सपोज करो मैं आपको कहूँ एन एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। ये मैंने लिखा, बहुत सिंपल दे रहा हूँ, 5 और 6 क्लास के लेवल का, कि एम्फीबियन वो होता है उभयचर जो पानी और ज़मीन में रह सकता है। तो प्रीपोजिशन एक ही लगा हुआ है और दो नाउन है, ये कभी वर्ब हो सकते हैं, दो नाउन हो सकते हैं जिनका प्रीपोजिशन लगता है। फिर आपने देखना है कि इसमें इन ही लगा हुआ है, लैंड के साथ में भी इन लगा के देखो। इसको वाटर को और एंड को एक सेकंड के लिए हटा दो। अब देखो इसको, एन एम्फीबियन कैन लिव इन लैंड, तो आपको कहे नहीं इन लैंड तो नहीं होता, ऑन लैंड होगा। अगर ये ऑन लैंड हो रहा है बच्चों, तो लैंड के आगे आपको अलग से प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया नहीं आया इस ग्रामर का सिद्धांत? इसलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारी ग्रामर की चीज़ें भी सीखोगे। एक उदाहरण लो, इफ आई से ही हैज़ नो इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग,
2 नाउन है, प्रीपोजिशन एक ही लगा हुआ है। अब आपने देखना है इसमें 4 लग सकता है कि ही हैज़ नो इंटरेस्ट फॉर टीचिंग, इंटरेस्ट साथ में इन लगता है, तो आपको ये सुनने तब ठीक होगी जिसमें आपका इन लगा होगा। आई होप कि समझ आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी बहुत कुछ सीख सकता है, और ये आर्टिकल तो बहुत बड़े आदमी द्वारा लिखा गया है, समझ आ गया, ठीक है ना। और इसके अनुरूप होना चाहिए। और वो आगे लिख रहे हैं टू विच इंडिया हैज़ बीन अ सिग्नेटरी सिंस 1997, और इसमें हमने दस्तखत किए हैं। ये जो आपका ये है ना अनकैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसमें हमने दस्तखत किए हुए हैं। सिग्नेटरी का अर्थ होता है जिसमें आपने दस्तखत, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन, ऐसे बोलना सीखना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बावजूद फिर आप ऐसा कह रहे हो और फिर उनकी दुआई दे रहे हो, क्या कहते हैं इसको, भगवान बुद्ध की और गांधी की, वो तो बिल्कुल फैक्ट है, वो तो पीस और उसके अपोसल थे। अपोसल वर्ड मेरे मुंह पे आ गए तो सीखो इसको, ठीक है ना। तो गांधी उनका नाम ले रहे हो, बिल्कुल वो उसके पीस और नॉन वायलेंस के अपोसल हैं। अपोसल करते हो तो दूत, अपोसल, ठीक है ना। इफ आई से दे वर द अपोसल्स ऑफ, क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दोनों अहिंसा के पुजारी थे, दोनों अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे, अपोसल थे उसके, बिल्कुल ठीक है। तो आपने तो साइन भी किया हुआ है, और फिर ऐसी घटनाएं हमारे और नहीं, तो बहुत ही शर्म की बात है। एंड एट वाटर टाइट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म चाहिए हमको, ये अपने आप में अपने इसमें कुछ सीखने कुछ नहीं है, ये शब्द आपने याद करने हैं। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का अर्थ होता है ऐसी आपकी व्यवस्था, उन नियमों को लागू करने की जो वाटर टाइट हो। वाटर टाइट का अर्थ होता है बच्चों, इतनी वो सख्त हो कि उसमें कभी लैक्सिटी ना आए, उसमें कभी कमजोरी, वो कमज़ोर ना पड़े। मतलब इसको नियम को कोई इसका उल्लंघन कर दे और बच जाए कोई पुलिस वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ वाटर टाइट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग है ये, मैं तो आपको कहूँगा इन शब्दों को तो रट डालो, क्या ना आपका। अब समझो आपके बहुत सारे आपके पास में नियम बने हुए हैं, 1000 तरह के आप, लेकिन कमी किस बात की है? लॉ तो बहुत सारे हैं, लेकिन लॉ को लागू करने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, मैकेनिज्म नहीं है, ऐसे हमारे पास में ये तंत्र नहीं है जिससे उनका इन्फोर्समेंट का, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आपका हो सके। इन्फोर्समेंट का तो होता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसका मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास में, उसका तंत्र नहीं है। तो वी नीड अ वाटर टाइट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दैट डेटर्स सच प्रैक्टिसेस। डेटर का अर्थ होता है लोगों को डराना, उनसे दूर रखना, ठीक है। बड़ा सुंदर वर्ड है, मैं इसका प्रयोग बताता हूँ मैं भी आपको, ठीक है। और ऐसा हमारे पास में ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा तंत्र हो, और वो इतना वाटर टाइट हो। वाटर टाइट उसे कहते हैं कि जिसका फ़ायदा कोई ना उठा सके, जिसमें किसी तरह की कमी ना हो, ठीक है। वाटर टाइट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म चाहिए हर चीज़ के अंदर, और ताकि ऐसी प्रैक्टिस से लोग बचे रह सकें और वो उसको ना करें। नाउ डेटर का अर्थ होता है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये डेटर का मीनिंग होता है। डेटर का अर्थ होता है, इसका फ्रेज बनाते हो डेटर समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका मीनिंग हो जाता है बच्चों टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो डेटर के माने होते हैं किसी बंदे को, किसी आदमी को कोई काम करने से प्रिवेंट करना, उसको रोकना। बड़ा सुंदर वर्ड है। एक शहादत हुई, एक अपना फ़ौज का जवान शहीद हो गया आतंकवाद के खिलाफ, उसमें फिर उनका अंत्येष्टि थी, फ्यूनरल था, और मौसम बहुत ख़राब था। तो मैं क्या कहूँगा, द बैड वेदर कुड नॉट डेटर, कुड नॉट, बड़ा सुंदर प्रयोग इन शब्दों का, कुड नॉट डेटर पीपल, ठीक है, फ्रॉम अटेंडिंग हिज फ्यूनरल। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई इस बैड वेदर जो है लोगों को उसके फ्यूनरल अटेंड करने से नहीं रोक पाया। बैड वेदर का अगर बहुत हो तो इसको इंक्लीमेंट वेदर भी कहते हैं। हाँ, ये वेदर इज़ इंक्लीमेंट, बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो। तो आप लोगों ने बच्चों लगातार अपने इंग्लिश को ठीक करना है, ठीक है। आज मैं एक शशि थरूर साहब का एक स्पीच सुन रहा था, बहुत अच्छी लगी मेरे को, वो शायद 50-60 मिनट की है, और मुझे लगा कभी मैं इनकी स्पीच को एक बार टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके साथ डिस्कस करूं। मतलब वो तो वोकैबुलरी के खजाने हैं।
आपने जब भी मौका मिले उनको सुना करो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डेटर का मीनिंग आ गया नहीं आया? तो आई होप आपको डेटर का मीनिंग आ गया, ठीक है ना आपका। दिस विल नॉट डेटर मी फ्रॉम गोइंग देयर। तो ये बात जो है मेरे को वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। बड़ा सुंदर प्रयोग है, ठीक है। ओके, दैट डेटर सच प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब ये जो पुलिस टॉर्चर के केसेस होते हैं फिर नहीं होंगे। देखिए इन्फोर्समेंट, लॉ तो बने हुए हैं लेकिन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तगड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑन टॉर्चर। फिर जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत बचा हुआ है बच्चों, ये बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा हमको। ओके, आप देख सुप्रीम कोर्ट ऑन टॉर्चर। अब जज साहब ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट टॉर्चर पे क्या कहता है ना। इवन बिफोर इंडिया साइन द अनकैट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हाँ, याद रखना, ये आपकी जीके में काम आएगा। अनकैट यूनाइटेड ऊपर लिखा हुआ है ना, आपका बाद में नोट कर लेना इसको। और इंडिया ने इसमें 1997 में दस्तखत किए थे। तभी तो कह रहा हूँ ये बहुत शानदार है नॉलेज के हिसाब से। मुझे भी नॉलेज हुआ, मुझे भी नॉलेज नहीं था आपका। इसकी कल फुल फॉर्म आ सकती है आपकी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कि भाई पुलिस फोर्सेस को, आर्मी को कभी भी लोगों के खिलाफ टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमन राइट कमीशन का हिस्सा है। एनीवे, इवन बिफोर इंडिया साइन द अनकैट। और ये भी जीके का सवाल हो गया कि भारत ने अनकैट को कब साइन किया था, तो 1997 में। याद है ना आपको, ऊपर लिखा हुआ ना बच्चों ये देखो। और इसका मैं ऐसा करूँगा ना, इसके मैं PDF डाल दूंगा। देखो ये लिखा हो, देखो आप 1997 में क्या लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, ये लिखा देखो आप, ऊपर तो लिखा हुआ है टू विच इंडिया हैज़ बीन अ सिग्नेटरी सिंस 1997। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1997 में भारत ने उसको दस्तखत किया था अनकैट को। ओके, एनीवे आगे चलते हैं, ये देर हो जाएगी। इवन बिफोर इंडिया साइन द अनकैट, ठीक है ना, भारत के अनकैट को साइन करने से पहले आवर सुप्रीम कोर्ट हैड ब्रॉट अबाउट ग्लोरियस जूरिस्प्रूडेंस। ना जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ। लॉ लेके आए, वो लॉ की समझ लेके आए। और ये पूरा सब्जेक्ट है लॉ का, जूरिस्प्रूडेंस। इसमें लॉ भी है, यानी इसमें आपका न्याय भी है, और वो न्याय जो है आपका उचित है। ध्यान रखना आप, उसको कहते हैं जूरिस। तो सुप्रीम कोर्ट का टॉर्चर के ऊपर क्या नज़रिया है वो इसमें अभी जज साहब अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इवन बिफोर इंडिया साइन द अनकैट, आवर सुप्रीम कोर्ट हैड ब्रॉट अबाउट ग्लोरियस जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। ये वो नियम लेके आए, कानून लेके आए, मतलब ये उन्होंने बातें करी इसकी। कानून नहीं लेके आए, मतलब उन्होंने सामने रखा कि ये है इसकी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई। हाईलाइट कर तो उसको बताते हुए क्या बताया, हाईलाइटिंग द मैनी प्रॉब्लम्स विद द कंट्रीज टॉर्चर कल्चर, कि ये इसमें है और ये आप इसमें कीजिए आप। और ये जज वगैरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, दुनिया भर के केसेस आते हैं इनके ऊपर, तो उन केसेस से ही ये लोग फिर अपनी समझ बनाते हैं। इन रघबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, आप देखो ये भी नॉलेज है, जब कोई सीरियस मामला होता है तो ये स्टेट का और साथ में जिसका जो मुकदमा है जिसके खिलाफ, वो उसका बीच का केस होता है। 1980 केस है। द कोर्ट वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना, बाय द डायबोलिकल रेकरेंस ऑफ पुलिस टॉर्चर। इसमें भी कोई पुलिस टॉर्चर हुआ होगा, उसको मुझे नॉलेज नहीं है। और डायबोलिकल रेकरेंस का अर्थ होता है किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, एंड डायबोलिकल का अर्थ होता है जो बहुत ही ईविल हो, बहुत ही ख़राब हो, एक्सट्रीमली बैड हो, शॉकिंग हो। तो ये वर्ड को लिख लो आप, और इसका मीनिंग भी याद रखो आपका, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, डायबोलिकल, ठीक है। डायबोलिकल शब्द का मीनिंग होता है बच्चों एक्सट्रीमली बैड, शॉकिंग, ये इसका मीनिंग होता है, एक्सट्रीमली बैड और इविल। रेकरेंस का अर्थ होता है किसी चीज़ का पुनरावृत्ति। आप अगर मैं आपको कहूँ कि इस मिस्टेक का रेकरेंस अवॉइड करना, तो आप कोशिश करना है कि आपसे दोबारा ना हो, अवॉइड रेकरेंस ऑफ दिस मिस्टेक। शब्दों को तो आपको बोलना पड़ेगा तभी आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस मिस्टेक की पुनरावृत्ति आप अवॉइड करें, दोबारा आपसे ये मिस्टेक दोबारा ना हो। रेकरेंस आ गया, री अकर, एक्चुअली रकर है ना अकर, तो वो री अकर हो जाता है, एक्चुअली वो ये है, दोबारा घटित होना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो सिंपल है, ठीक है। ऑफ पुलिस टॉर्चर रिजल्टिंग इन ए टेरिबल स्केयर इन द माइंड्स ऑफ कॉमन सिटीजन। और इससे क्या हुआ, जो पुलिस ने कोई किया होगा, मुझे याद नहीं है केस क्या है, 1980 का, और उससे लोगों के सिटीजन्स के दिमाग में ज़बरदस्त भय व्याप्त हो जाता है। स्केयर का मतलब डर, टेरिबल मीन्स बहुत बुरा, खतरनाक डर इन द माइंड्स ऑफ कॉमन सिटीजन्स पैदा हो जाता है। दैट देयर लाइफ्स एंड लिबर्टी आर अंडर अ न्यू पेरिल,
कि उनकी जो है जान और एक जो है लिबर्टी, आज़ादी जो है एक नए खतरे में, ये ऐसे अंडर ए न्यू क्यों कह रहे हैं? बाकी खतरा तो होता है, लेकिन पुलिस वालों से भी खतरा हो गया, सरकारी महकमे से भी खतरा हो गया। पैरिल का तो होता है डर, पैरिल, पैरिल मीन्स स्केयर, ठीक है ना, भय। एक फ्रेज है ना आपका, एट योर ओन पैरिल, पता है इसका? तो ये मैं कर लूँ, मुझे नहीं पता। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट एट योर ओन पैरिल, मतलब आपको इसका नुकसान, पैरिल का मतलब नुकसान भी हो सकता है, हाँ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर पैरिल का तो खतरा, डेंजर, स्केयर, डेंजर, ये इसके सिनोनिम्स हैं, डेंजर, ठीक है। आप पैरेलस, इसी का एडजेक्टिव बनता है पैरेलस सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, ठीक है। आप पैरेलस सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, क्योंकि कभी खराब हो जाए तो युद्ध भी हो सकता है, दैट्स राइट। बड़ा सुंदर वर्ड है। तो लोगों के मन में ये भय आ गया है, और कब? खास करके व्हेन द गार्जियंस ऑफ द लॉ है ना, कि जो आपके लॉ के गार्जियंस है, रक्षक हैं, ठीक है ना, वो आपके गौर कर रहे। देखो अभी गोरे आया था, गौर ह्यूमन राइट्स टू डेथ, तो ह्यूमन राइट्स को तो वो खा जा रहे हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स को तो जिंदा नहीं छोड़ रहे हो, आपके मानवीय जो अधिकार है उनकी तो हत्या हो रही है उनसे, आपको उनको तो हत्या कर रहे हैं। तो ये जो है लोगों के अंदर, मन के अंदर भावना आ रही है। दीज सेंटिमेंट्स, ठीक है ना आपका, आर रिविजिटेड इन फ्रांसिस कॉर्ली मुलिन वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981, एंड शीला बारसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987। ये सब केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, देखो आप। और यहाँ पर रिविजिट का अर्थ होता है दोबारा कहीं जाना नहीं, ध्यान रखो बच्चों, इसके रिविजिट का अर्थ होता है कहीं जाना भी है, और रिविजिट का तो दोबारा ये सेंटिमेंट सामने आना, ये वर्ड आपको आना चाहिए, रिविजिट। देखो बच्चों, एक तो रिविजिट का अर्थ होता है टू विजिट अगेन, ठीक है, रिविजिट का एक अर्थ होता है टू विजिट अगेन, ध्यान रखना, ठीक है। एंड अगर मुझे कहना हो यू शुड रिविजिट योर डिसीजन, तो इसका अर्थ होता है कि आपने अपने निर्णय पे एक बार उसको दोबारा देखना है। यू शुड रिविजिट योर डिसीजन, ठीक है। और इस संदर्भ में रिविजिट का अर्थ है कि यही सेंटिमेंट्स, यही विचार, ठीक है ना आपका, यही भावनाएं इन केस में भी सामने आई, ये दो केस, 81 का और 87 का। और क्या हुआ? वेयर द कोर्ट कंडेम्ड, शायद वहाँ भी आपके लोगों के ऊपर उल्टी हुई होगी पुलिस फोर्सेस द्वारा, तो वहाँ पर कोर्ट ने कंडेम किया उसकी भर्सना की, काय की, क्रूरटी की, क्रूरता की एंड टॉर्चर की, एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। और 21 जो है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, और अगर ये आर्टिकल 21 का वायलेटिव है तो इसका मतलब ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। एक वर्ड है वायलेट ना, मैंने शायद अभी पहले कराया भी आपको, उल्लंघन करना, टू इन्फ्रिंज, ये इसका मीनिंग हो जाता है, या टू इम्पिंज ऑन या अपॉन भी कह सकते हो आप, किसी चीज़ का उल्लंघन करना। अगर मैं आपको ये पुलिस एक्शन हैज़ वायलेटेड आवर राइट्स, तो ये पुलिस के जो एक्शन लिया है ये उन्होंने हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया है, उनका हनन किया है। द पुलिस एक्शन हैज़ वायलेटेड आवर राइट्स, हमारे अधिकारों का उन्होंने उल्लंघन किया है। और इसको अगर मैं वायलेटिव इस्तेमाल करूँ तो सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, तो पुलिस एक्शन, बस ये भाषा का प्रयोग है जो आपने सीखना है कि एक ही सेंटेंस को किस तरह से आप चेंज कर करके लिख सकते हो। पुलिस एक्शन इज वायलेटिव ऑफ आवर राइट्स, सेम एक ही बात है। एक में वायलेट आपका वर्ब है, दूसरे में वायलेटिव आपका एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे ये जो पुलिस का एक्शन है ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, ठीक है। आप देखिए आपका आर्टिकल 21 का, और इन दोनों केस में शायद क्रूरटी हुई होगी, टॉर्चर हुआ होगा, और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 इज कंसिस्टेंट विथ, इसका अर्थ होता है कि अनुरूप, प्रिंसिपल्स कंटेन इन अनकैट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो अपने सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध है अनकैट के, ठीक है ना, क्योंकि जो नियम बनते हैं नेशनल या इंटरनेशनल हो तो सबको मान्य है, तो वहाँ की जो जुडिशरी उसको भी लागू होना करना पड़ता है, ठीक है। कंसिस्टेंट समझ गया आपका? ये 21 आर्टिकल का जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, उसकी व्याख्या दी है, इट इज़ इनकंसिस्टेंट विथ, ठीक है आपका, प्रिंसिपल्स कंटेन इन द अनकैट। ये समझ आ गया नहीं आ गया आप?
ठीक है, कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 की व्याख्या की है वो अनकैट के सिद्धांतों के अनुरूप है। इन ये फ्रेज है इनकंसिस्टेंट विथ के अनुरूप, है ना, ध्यान रखना आप। अगर मैं आपको कहूँ कि जो आप कर रहे हो वो आपके नाम के अनुरूप नहीं है, यानी आपकी जो प्रसिद्धि जिसमें है उसके अनुसार नहीं है, मतलब आपके कोई ख़राब काम कर रहे हो, तो मैं ऐसे कहूँगा व्हाट यू आर डूइंग, what you are doing is not inconsistent with your name, fame, reputation. Name, fame, reputation. ठीक है, तो इस सेंटेंस में कितना सुंदर लिखा हुआ है, ये लॉ कभी आया गया ऐसे में, तो गजब का ऐसे लिख देना आपका। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी थी, इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है उसकी व्याख्या, सिंपल शब्दों में व्याख्या, ठीक है, तो दैट वाज इनकंसिस्टेंट विथ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दी अनकैट। अनकैट में जो सिद्धांत कंटेन थे उसके अनुरूप उन्होंने व्याख्या की, और एक तरह से इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की। ठीक है, द अनकैट एम्स टू प्रिवेंट टॉर्चर। अनकैट का एम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसका क्या एम है? टू प्रिवेंट टॉर्चर एंड द एक्ट्स ऑफ क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका एम ये है, और ये सही भी है, कि भाई ऐसे कोई एक्शन ना करे, ठीक है ना, जिसमें टॉर्चर हो, जो एक्शन क्रूवल हो, इनह्यूमन हो, अमानवीय हो और डिग्रेडिंग हो, ट्रीटमेंट का व्यवहार, ऐसा व्यवहार कि जिससे मानवता शर्मसार हो, जो मानव की जो डिग्निटी है, ठीक है ना, वो उसका नुकसान हो, उसका जो मान सम्मान ख़त्म हो जाए। आप किसी को नीचे गिरा के उसके ऊपर लात मार रहे हो तो वो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, और इस तरह का पनिशमेंट अराउंड द वर्ल्ड। अभी हाल में हुआ है, देखो आप, सबको पता है ना, जॉर्ज फ्लॉयड फेमस हो गया। आप कहाँ हुआ था ये? मेरे ख्याल से पेंसिल्वेनिया, कहाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शहर का नाम भूल गया। ठीक है, तो वहाँ वो देखो उसका प्रभाव देखो आपका, पूरे यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन हुए, और कई स्टेट्स में अमेरिका ने ये जो आपका ये होल्ड होती है ना आपका, ये इसको चोक होल्ड कहते हैं, इसको कानून रूप से मना कर दिया है कि आपका ऐसा नहीं करोगे। नहीं तो कानून में था कि अगर कोई अपराधी आपके काबू नहीं आ रहा है तो उसके गर्दन पे अपना घुटना लगा दो, इसको कहते हैं चोक होल्ड। चोक का मतलब होता है उसको गला दबाना, गला दबा दो उसका, उसकी मौत हो गई। वो बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एनीवे, लेकिन भारत की भी देखो आपका हिपोक्रेसी देखो आप। ऑल दो इंडिया साइन द अनकैट इन 1997, इट इज़ येट टू रेटिफाई। देखो कितनी बुरी बात कि भारत ने अनकैट को साइन तो किया है लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया है। किसी चीज़ को जब रेटिफाई करते हो तो एक्चुअली उसकी आप पुष्टि करते हो कि हमने इसको साइन भी किया है और इसको रेटिफाई भी करते हैं। कानून बन के आया होगा क्योंकि तो कन्वेंशन था, रेटिफाई किया नहीं आपने, उसको पुष्टि की नहीं उसकी। आप रेटिफाई कर लो, पुष्टि करना क्लियर। रेटिफाई का मीनिंग इन सब बातों बहुत कॉमन है। लोकसभा ने कोई बिल पास किया है तो राज्यसभा उसको रेटिफाई करेगा तब वो कानून बनेगा। तो रेटिफाई किया नहीं तो कानून बना नहीं। इन 2010 अ वीक प्रिवेंशन और टॉर्चर बिल वाज पास बाय द, एक वीक जो है प्रिवेंशन और टॉर्चर बिल पास किया गया लोकसभा था 2010 में। एंड द राज्यसभा लेटर सेंट इट टू द सेलेक्ट कमेटी, फिर उसको रिव्यू करने के लिए भेजा इन अलाइनमेंट विद द अनकैट, ताकि अनकैट के अनुसार बन जाए। और जैसा आप कह रहे हैं, आई टू अपीयर्ड बिफोर द कमेटी इन 2010 आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम जुडिशियल ऑफिस, वहाँ से रिटायर हो गया, मैं भी उसमें शामिल हुआ। बट द कमेटीज रिकमेंडेड लॉ सबमिटेड इन 2012 नेवर फ्रूक्टिफाइड। कोई चीज़ का फ्रूक्टिफाई होने का अर्थ होता है उसका परिणित होना, मतलब उसका ये फ्रूट से बना हुआ है, फ्रूक्टिफाई। हाँ, फ्रूक्टी बड़ा सुंदर वर्ड है। फ्रूक्टिफाई का अर्थ होता है टू बिकम रियलिटी, टू बिकम अ रियलिटी, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना आपका। इफ आई से हिज ड्रीम विल फ्रूक्टिफाई सून, बड़ा सुंदर वर्ड है ये, इसलिए कह रहा हूँ आपको कि, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ में नॉवल भी पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नॉवल वाली जो वोकैबुलरी है वो आपको नहीं आएगी फिर। ठीक है, लेकिन ये शब्द बड़े शानदार हैं। हिज ड्रीम विल फ्रूक्टिफाई सून, तो बहुत जल्दी उसके जो ड्रीम है वो रियलिटी में परिणित हो जाएंगे, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये कभी फ्रूक्टिफाई हुआ ही नहीं, यानी मतलब क्या हुआ, ये बिल बना ही नहीं, पास हुआ ही नहीं। एज द देन, ये हमेशा द देन बोलना है,
द देन यूपीए गवर्नमेंट, उस समय की यूपीए गवर्नमेंट, द देन प्राइम मिनिस्टर, इसके आगे दा लगाना जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना, द देन। जब भी किसी पहले वाले को उस समय के आपने रेफर करना हो ना, उसके आगे द देन प्राइम मिनिस्टर, फिर नाम लिख दो जिसका आप, द देन सो एंड सो, द देन प्रिंसिपल, द देन प्रिंसिपल यानी उस समय के प्रिंसिपल, हाँ याद रखना आप। द देन यूपीए गवर्नमेंट अलाउड द बिल टू लैप्स, और बिल लैप्स, कुछ टाइम के बाद में अगर बिल को आप रेटिफाई नहीं किया तो बिल जो है ख़त्म हो जाता है। लैप्स का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना, लैप्स गुजर जाना। लैप्स आपका नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। आप जैसे आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसका जो आपका पीरियड होता है वैलिड, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। आप इफ़ आई से दिस पॉलिसी हैज़ लैप्स, दिस पॉलिसी हैज़ लैप्स्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ दिस पॉलिसी हैज़ बिकम इनवैलिड, इसका मीनिंग हो गया तो दिस पॉलिसी हैज़ बिकम इनवैलिड, अमान्य हो गई, ये मान्यता है इसकी ख़त्म हो गई। आप लैप्स का मतलब एरर भी होता है, जानना आप। लैप्स मीन्स एन एरर। इफ आई से ही हैज़ कमिटेड अ सीरियस लैप्स, उसने बहुत ही सीरियस गलती की है ना। अ लैप्स ऑफ 5 years, तो 5 years की गलती नहीं है, ये बीच का गैप हो गया। लैप्स ऑफ 5 years, तो 5 साल का अंतर भी हो गया ही, ध्यान रखो। सारे प्रयोग मैंने दे दिए आपको लैप्स के, इसको तो जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ख़त्म नहीं होगा। तो 2016 में अश्विनी कुमार, अ सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, सॉट द इनैक्टमेंट ऑफ ए टॉर्चर लॉ, फिर उन्होंने टॉर्चर लॉ का इनैक्टमेंट यानी उसको कानून की बनाए जाने की, उसको ठीक है ना, उसको उन्होंने उसकी मांग की, किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट पिटीशन के थ्रू। और फिर क्या हुआ? 2017 में द लॉ कमीशन हैड सबमिटेड इट्स 273rd रिपोर्ट एंड एन अकम्पनिंग ड्राफ्ट टॉर्चर लॉ, ये सबमिट हुआ। ड्राफ्ट टॉर्चर लॉ भी बन गया, कच्चा टॉर्चर लॉ भी बना है। बट द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पिटीशन ऑन ग्राउंड्स दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू मेक ए लॉ बाय मैंडेमस। मैंडेमस के थ्रू किसी ने लगाया होगा, मैंडेमस का अर्थ होते ही आपकी जो रिट पिटीशन उसमें से एक ये भी है मैंडेमस, मतलब किसी को ऑर्डर देना कि आपने करना है, तो उसके ज़बरदस्ती कराया होगा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। और ये ज़बरदस्ती क्या था? अपोजिशन पार्टी और क्यों कांग्रेस आई का अश्विनी कुमार। और 2017 में दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी ना, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, मैंडेमस के थ्रू ये नहीं हो सकता, आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप मजबूर नहीं कर सकते लॉ बनाने के लिए। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। TT रेटिफिकेशन वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन, TT का रेटिफिकेशन करना है कि नहीं करना है वो पॉलिटिकल डिसीजन था, एंड दैट इट वाज अ पॉलिसी मैटर, ये पॉलिसी मैटर है तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से ना तो उसका रेटिफिकेशन हुआ और ना ये जो है ये इस रिपोर्ट के आधार पे ये एंटी टॉर्चर लॉ बन सका, नहीं बना। कमज़ोर सा लॉ है तो उसमें वो वाटर टाइट नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो पुलिस वाले उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। A second petition on the issue filed by Mr. Kumar also met the same fate as the first one। फिर उन्होंने दूसरी पिटीशन फाइल की तो कोर्ट ने भी शायद उसमें वही फैसला दिया होगा कि आप ये थोप नहीं सकता सरकार को आप आदेशित नहीं कर सकते कि आपने करना है। सरकार जब उनको ठीक लगेगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ पॉलिसी है तो वो ठीक लगेगा तब कर देंगे। तो इसका मतलब उनका कहने मतलब जज साहब का, प्रकाश शाह साहब का, कि भाई इसमें सबकी गलती है, ठीक है ना, सरकारों की भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी है और पुलिस की तो है ही। एनीवे, बाप रे, ये भी बहुत है भैया। द रिजेक्शन वॉज ए साइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टर्निंग इट्स बैक ऑन इट्स ओन ग्लोरियस जूरिस्प्रूडेंस। ये पहले उन्होंने दिया था, देखो समय के साथ बदलते ही कानून के अंदर जो पदाधिकारी वो बदलते ही तो भी उन्होंने आपका क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये जो रिजेक्शन जो उन्होंने किया कि ये कानून नहीं बन सकता और आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, तो दिस रिजेक्शन, ये जो रिजेक्शन हुआ, ये इसका उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कही गई बात के ऊपर अपनी पीठ फेर दी, मतलब उसकी अनदेखी कर दी। टर्न इट्स बैक ऑन का अर्थ होता है किसी की अनदेखी कर देना, और खुद ही दिया था उन्होंने एक बार ग्लोरियस जूरिस्प्रूडेंस कि हमको इसको मानना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। एंड इट्स एफर्ट्स टू एड लॉ मेकिंग इन द पास्ट whether in using the convention on the elimination of all forms of discrimination against women to reform the law, ये भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव औरतों के खिलाफ, अगेंस्ट वीमेन टू रिफॉर्म द लॉ अराउंड वर्क प्लेस का अर्थ होता है जहाँ उनका कार्यस्थल है,
वहाँ पर उनके होने वाले जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ठीक है ना आपका, तो उसका भी उन्होंने रिफॉर्म का काम नहीं किया। और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इन एनवायरमेंटल केसेस, वहाँ भी नहीं किया, सब जगह उन्होंने हटा दिया। तो अगर किसी कारण से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो उसको सेम कानून लगाया कि नहीं ये आप सर ये पॉलिसी मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये आजकल नया सुप्रीम कोर्ट का एक फंडा हो गया, कोई नहीं करना हो तो ये पॉलिसी मैटर सरकार करेगी, हम उनको ये करने के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते। दिस लॉन्ग एंड वेरीड लिस्ट, और ऐसे सारे जज साहब कह रहे हैं, जज साहब एक्स चीफ जस्टिस, कि ये इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। और इस बात को ये रिवील करता है, रिवेलेटरी का अर्थ होता है ऐसा, ये आपका बताता है ऑफ ए प्रोएक्टिव कोर्ट दैट सीज इटसेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर नजिंग पार्लियामेंट इनटू लेजिस्लेटिव एक्शन। जस्ट ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। कोर्ट प्रोएक्टिव का अर्थ होता है जो अपनी ही खुद देखे और खुद ही एक्शन ले ले। नज करना पार्लियामेंट इनटू लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है ना आपका। नज करने का मतलब उसको वो करना, क्या कहते हैं उसको, अगर आप कोहनी से किसी को धक्का मार रहे हो तो नज करना हो गया वो, तो उसको मतलब आगे प्रेरित करना, पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना। तो ये आपको कस्टमरी का अर्थ होता है जो आपका पारंपरिक हो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना सा था कि ले दे के ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा और उसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट टर्न इट्स बैक ऑन इट, ठीक है आप। और फिर कभी भी उन्होंने ये सरकार को करने के लिए नहीं कहा, और किसने कहा तो बोला ये सरकार का अपना डिसीजन है, आप सरकार को कंपेल नहीं कर सकते आप। इवन विथ फेलिंग्स, फिर जज साहब लिखते हैं कि फेलिंग्स का मतलब हम असफल भी हुए हैं, इन असफलताओं के बावजूद द कमीशंस ड्राफ्ट बिल इज़ बेटर दैन नॉट हैविंग वन एट ऑल। तो कमीशन ने कम से कम ड्राफ्ट बिल तो बनाया, नहीं होने से तो अच्छा है कि ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, जो बिल नहीं बना, कानून नहीं बना, लेकिन कानून तो बनाया, कच्चा प्रारूप बनाया। अ वर्सन मतलब उसका रूप, बेस्ड ऑन दिस ड्राफ्ट वाज सर्कुलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर व्यूज़, और इसी को फिर सारे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सर्कुलेट किया उन्होंने। बट नथिंग हैज़ कम ऑफ इट, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। एंड नथिंग इज़ लाइकली टू ईदर, और ना उसका कुछ होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि ये उनका एंग्विश दिखाता है, उनका पेन दिखाता है, ठीक है, और उसमें सरकाज़म भी है। उनको पता है न तो इसका कुछ हुआ है, एंड नथिंग इज़ लाइकली टू ईदर, कुछ होने वाला भी नहीं है। दिस रिलेक्टेंस इज आर्ग्यूएबल मतलब पॉसिबली, रिलेक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस, बिकॉज ऑल गवर्नमेंट्स appear to collectively agree that police brutality is a necessary evil to maintain law and order। और ये क्यों नहीं हुआ, इस लाइन में उन्होंने सबको समअप कर दिया है, समराइज कर दिया है। ये जो रिलेक्टेंस है, ये अनविलिंगनेस है, न केंद्र सरकार ने किया न स्टेट्स ने आपका कुछ किया। तो इस बात को दिखाता है कि इसलिए ये रिलेक्टेंस है, अनविलिंगनेस है, क्योंकि सारी सरकार, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर की हो, वो ऐसा लगता है कि सब लोग कलेक्टिवली एग्री करते हैं, सब एक साथ इस बात को एग्री करते हैं कि पुलिस की जो ब्रूटेलिटी है, पुलिस की जो नृशंसता है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक नेसेसरी इविल है। कितना शानदार लिखा हूँ देखो आप, पुलिस ब्रूटेलिटी इज़ ए नेसेसरी इविल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये आपके लेख का हेडिंग भी हो सकती है, समझिए आपका। नेसेसरी इविल कैसे कहते हैं कि जो चीज़ खराब हो लेकिन आवश्यक भी हो। पुलिस के लिए तो लोग कहते हैं समाज के अंदर कि पुलिस इज़ अ नेसेसरी इविल, ठीक है, लेकिन ज़रूरत भी है उसकी। साइंस में किसके लिए कहते हैं नेसेसरी इविल? फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। जब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है ना, एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन घर्षण नहीं हो तो आदमी वो मतलब मूवमेंट भी नहीं करेगा। घर्षण तभी होता है जब आदमी का कि किसी भी चीज़ का वो घर्षण होगा तब वो मूव करेगी, एक ही जगह चलती रहेगी। तो इसलिए कहा गया है साइंस में, है ना, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। तो इसके लिए भी कहा गया है, उन्होंने सारे सब ने साथ मिलकर सोच लिया है कि पुलिस को ब्रूटेलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का नेसेसरी टूल है। आप समझ आ गया आपके? नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ब्रूटेलिटी में नृशंसता, है ना, पाशविकता। ओके, अच्छा, ये हैशटैग चल रहा होगा, उसके जवाब में लिखा होगा, ठीक है, हैशटैग एंड टॉर्चर टुडे। आज ही टॉर्चर ख़त्म करो। ये जो मरे थे बेचारे बाप बेटे का डियो, उसके बाद में ये हैशटैग चला होगा। नीदर द होम मिनिस्ट्री नॉट दिस गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू टेक अप द टॉर्चर लॉ। कोई भी टॉर्चर लॉ को लेने वाला नहीं है, मतलब इसके ऊपर काम करने वाला नहीं है। इंडीड, वास्तव में द मैनर इन विच द टॉर्चर बिल हैज़ बीन ट्रीटेड
जिस तरह से टॉर्चर बिल को ट्रीट किया गया, उनके साथ टॉर्चर बिल के साथ में बर्ताव किया गया है, रिवील करता होता है किसी बात को बताना। अ बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट, ये बताता है कि किस तरह से एक के बाद आई सरकारों ने लोगों के साथ में धोखा किया है। इट इज़ ए बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर वर्ड है बिट्रे। ये बिट्रे का मतलब धोखा देना, ठीक है ना। बिट्रे करता होता है धोखा देना, टू डिसीव, ये इसका मीनिंग होता है। बिट्रेयल आपका नाउन हो गया, ठीक है। इस बिट्रेयल ऑफ हिज फ्रेंड मीन्स उसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, ठीक है ना। आपका वाज इनह्यूमन, सब बनाओ आपका। इस बिट्रेयल ऑफ हिज फ्रेंड वाज इनह्यूमन, वो इनह्यूमन था, ठीक है। तो ये कितना शानदार लिखा है। और टॉर्चर बिल को पास नहीं करवाना, और जिस तरह से टॉर्चर बिल के साथ में सारी सरकारों ने आज की, कल की, राज्य की, ठीक है ना, तो वो ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, ठीक है ना, लोगों को बिट्रे किया है। देयर हैव बीन अपॉर्चुनिटी फॉर 23 ईयर्स, वगैरह अवसर थे, 23 साल तक अवसर थे, टू इनैक्ट अ लॉ ऑन टॉर्चर, ठीक है, टॉर्चर के ऊपर एक लॉ बनाने का मौका था, बट दे हैव बीन स्टूडियसली अवॉइडेड। स्टूडियस मतलब क्या हुआ, जानबूझकर, सोच समझ कर, ठीक है ना, तो उनको उन्होंने स्टूडियसली अवॉइड किया, जानबूझकर अवॉइड किया। स्टेट कंसल्टेशन वाज आल्सो हैज़ नो मीनिंग, स्टेट के साथ में कंसल्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। इट इज़ एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर दैट ऑल गवर्नमेंट्स एंजॉय द स्टेटस को। इसका मतलब ये हुआ कि सारी सरकारें हैं, उनको वो पसंद है जो आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति को कहते हैं स्टेटस को। क्या स्थिति है, चलने दो जैसा चल रहा है। पुलिस की, कभी कभी पुलिस जो है लोगों के साथ में ब्रूटेलिटी करती है, तो वो ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं तो आप, ठीक है। वेयर द पुलिस आर यूज्ड एज ए टूल फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, और कभी कभी वो पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये ऐसा टॉर्चर लॉ बना देंगे सख्त, तो कोई पुलिस वाला उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा। एंड ये डिसइक्विलिब्रियम, एक जो आपका डिसइक्विलिब्रियम करता होता है आपका, जिसमें आपका वो ना हो, सामंजस्य ना हो, दोनों बराबर ना हो, ठीक है ना आपका। एनी डिसइक्विलिब्रियम इज़ नॉट पॉलिटिकली डिज़ायरेबल। इसके अंदर अगर कोई भी, अगर ये मतलब उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो फिर पॉलिटिकली डिज़ायरेबल नहीं है, वो राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। डिज़ायरेबल करता है ठीक, जो उचित हो। अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कानून है नहीं, पुलिस कभी को करती है, एक आधा केस हो जाता है, एक आधे थोड़ी बहुत सजा लेके छोड़ देते हैं, बाद में उसको बहाल कर देंगे, बस ये हो गया। तो अगर कानून बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम का तो होता है असंतुलन। अगर इसमें कोई असंतुलन हो गया, प्रेजेंट स्टेटस को में, जो आज की वर्तमान परिस्थिति है, उसमें किसी तरह का असंतुलन कब होगा, जो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ आ जाएगा एंटी टॉर्चर, तो फिर आपका इनका सेल्फ प्रिजर्वेशन का भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये वर्ड को लिखना, इसका मीनिंग है असंतुलन, ठीक है ना, इम्बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम। किसका डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं आप, तो वो है स्टेटस को में, दैट्स राइट। इसका अर्थ होता है लैक ऑफ बैलेंस या इम्बैलेंस, असंतुलन। लेकिन किस में ध्यान रखना, स्टेटस को में, जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें वो संतुलन बना रहना चाहिए। हमको असंतुलन नहीं चाहिए। असंतुलन कब हो जाएगा कि एंटी टॉर्चर लॉ बन जाएगा, फिर पुलिस वाले भी कोई काम नहीं करेंगे, हमको भी नहीं बचाएंगे। बचाने के कई अर्थ हैं, ध्यान रखना आप, लाइफ का हो, नौकरी का हो, मिनिस्ट्री का हो। एज डिसहार्टनिंग एज दिस में सीम, और कितना सुंदर सेंटेंस का बनेगा आपको। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग लग रहा है, मतलब आपका ऐसा लग रहा है कि बस अब क्या होगा। डिसहार्टन का तो होता है दुख होना, आपको, ये बहुत ही दुख वाली बात है। ये दो वर्ड हैं, एक तो हार्टन है और एक डिसहार्टन है, दोनों हार्ट से बने हुए हैं। हार्टन का तो होता है टू मेक समबडी हैप्पी है, डिसहार्टन का तो मेक समबडी सैड, टू मेक समबडी हैप्पी। हार्टनिंग न्यूज़ का हो जाएगा, खुश करने वाली न्यूज़ है ना, हार्टनिंग न्यूज़। ये गेम है डिसहार्टनिंग न्यूज़, तो मेक समबडी सैड, तो डिसहार्टनिंग न्यूज़ हो जाएगी। आई हर्ड अ वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़, किसी के मरने की खबर होगी शायद ये, है ना।
ये गेव मी अ वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़। आप क्लियर हो गया बच्चों? तो वो कह रहे हैं कि हालांकि ये बहुत डिसहार्टनिंग लग रहा है, बहुत ही सैड लग रहा है ना ये सब, बट वो कह रहे हैं अब इसमें देखो एक सिल्वर लाइनिंग है। हमेशा लेखक जो होता है बैलेंस करता है। पहले उसने देखा कि हम तो ऐसे हो गए हैं, उसमें कोई गुंजाइश भी ठीक होने की नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, इसको कहते हैं क्या ना आपका सिल्वर लाइनिंग। तो इस आर्टिकल की सिल्वर लाइनिंग है क्या ना कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ मच इंस्पिरेशन अराउंड अस, हमारे चारों तरफ काफ़ी इंस्पिरेशन है। डेज आफ्टर जॉर्ज फ्लॉयड वॉज किल्ड इन मिनियापोलिस दैट्स राइट इन द US, मैंने पुलिस में हेल्ड हिम इन 8 मिनट 46 सेकेंड चोक होल्ड। ठीक है, तो ये हंगामा मच गया। देखो आप, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये मूवमेंट चल गया, इमर्ज हुआ, सामने आया, विथ मैनी इंडियन ज्वाइनिंग इन टू, और बहुत सारे इंडियंस ने उसको ज्वाइन किया। वही इंडिया वाले कभी ऐसा मूवमेंट अपने भारत में चला सकते हैं, तो सरकारों को बेहोश होना पड़ेगा, एंटी टॉर्चर लॉ बनाना पड़ेगा। तभी तो मैंने कहा एंटी टॉर्चर ये लॉ जो है इसकी ज़रूरत हमारे देश में ही नहीं है, संसार के सभी देशों में है, क्योंकि ये सब टॉर्चर है, ये सब पुलिस वाले करते हैं। द मूवमेंट लेड बाई द पीपल, और ये मूवमेंट का कौन था, किसकी अगुवाई में हुआ? लोगों की अगुवाई में हुआ। स्टार्टेड अ नेशनल डिबेट इन द US ऑन पुलिसिंग, तो पुलिस के ऊपर एक नेशनल डिबेट शुरू हो गई, इंक्लूडिंग रेडिकल रिफॉर्म्स। रेडिकल रिफॉर्म्स करते थे, मतलब ज़बरदस्त रिफॉर्म्स, सच एज डिफंडिंग। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि इनको फंड देना बंद कर दो, पुलिस वालों का हथियार ले लो। डिसआर्म का अर्थ होता है उनके हथियार वापस लेना। ठीक है, अगर पुलिस वालों ने या आर्मी ने कोई आतंकवादी पकड़ा तो क्या करेंगे? तो पहले सबसे पहले वो डिसआर्म करेंगे। ठीक है ना, ही वॉज डिसआर्म। आप सुन के डिसआर्म का क्या हुआ? उसके हथियार लेना, ही वॉज डिसआर्म्ड एंड केप्ट इन आयरन्स, और उसको बेड़ियों में रखा गया। आयरन्स मतलब बेड़ियाँ, फेटर्स, ठीक है ना आपका, मैनिकल्स, ये सब वर्ड्स आने चाहिए, शैकल्स, चेन्स, ये इसकी मीनिंग है। तो पहले उसके हथियार ले लिए गए और फिर उसको सांकलों में जंजीरों से बांध दिया गया, ये इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ तक मतलब ये रेडिकल चेंज है, ये कहलाते हैं रेडिकल चेंज, बहुत बड़े चेंज। ठीक है, रिफॉर्म मतलब सुधार। यहाँ तक कहते हैं उन्होंने पुलिस को डिसआर्म कर दो, उनको डिफंड कर दो, उनको पैसे देने ही नहीं अब, और दे रहे तो वापस ले लो। आर्ग्यूबली का मतलब पॉसिबली, ये वर्ड आपको नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बीच का इस्तेमाल होता है। आर्ग्यूबली का अर्थ होता है पॉसिबली, यानी संभवतः, पॉसिबली। आर्ग्यूबली वी नीड अ पीपल्स मूवमेंट एट होम टू। एट होम का मतलब इंडिया में हमको ऐसे लोगों का आंदोलन चाहिए। दैट विल ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी चेंजेस, और उसकी ब्रिंग अबाउट करता है मेक समथिंग हैपन। तो ब्रिंग अबाउट अ चेंज का अर्थ होता है चेंज लाना। ठीक है, इसका तो मेक समथिंग हैपन, इट कैन बी चेंज और एनीथिंग, आपका किसी चीज़ को खरीद करवाना। तो ये हमको घर में भी यानी इंडिया में भी चाहिए ऐसा आंदोलन। उससे क्या होगा कि लेजिस्लेटिव चेंज आएगा, दैट द लॉ कमीशन हैज सजेस्टेड, जो लॉ कमीशन सजेस्ट किया था, एंड दैट एनकरेजेस इंस्टीट्यूशंस टू एंड टॉर्चर टुडे हैशटैग। आप सुनिए आप, तो ये करेंगे वो, और फिर ये अपने आप ही टॉर्चर खत्म हो जाएगा। ओनली द पीपल कैन राइज अप अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस, इन प्रैक्टिस के खिलाफ केवल लोग ही खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कानून फानून सरकारें वरकारें देख लिया, उन्होंने सबने कुछ नहीं नहीं किया, ना राष्ट्रीय स्तर पर ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओनली द पीपल कैन राइज अप अगेंस्ट दीज। राइज अप अगेंस्ट मतलब किसी के बरखिलाफ खड़ा होना, तो राइज अप अगेंस्ट समबडी या समवन। ठीक है, किसी के बरखिलाफ खड़ा होना, तो पीपल कैन राइज अप, पीपल हैव ट्रेमेंडस पावर। अमेरिकन दिखा दिया आपको, देखो आप, और ब्लैक लाइव्स मैटर सड़कों पे छाप दिया उन्होंने, उसके आगे भी व्हाइट हाउस के आगे की सड़क है उसमें भी छाप दिया उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो लोग ही इनके खिलाफ, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे व्यवहार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जस्ट एज दे आर डूइंग इन अदर पार्ट्स, जैसे कि वो संसार के दूसरे भागों में कर रहे हैं। एंड बाई पीपल आई इंक्लूड इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स का जिनका बहुत ज़्यादा उसमें वो है, योगदान है। कौन कौन से? लाइक बार का मतलब समझो आपका पूरे लॉ, जुडिशरी वगैरह, मीडिया सारा, ठीक है ना आपका, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सिविल सोसाइटी, और सबसे बड़ा स्टूडेंट ग्रुप। ईच ऑफ दीज हैव, हालांकि हैव नहीं हैज होना चाहिए था यहाँ पर आपका, लेकिन आजकल ये नई अंग्रेजी भी है। ईच ऑफ दीज हैव
रेलेवेंट रोल्स टू प्ले, इन सब के रेलेवेंट का तो होता है एक तर्क संगत, रोल्स टू प्ले मीन्स भूमिका निभाने के लिए, किसके लिए, क्या की भूमिका, इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, ब्रिंग अबाउट द चेंज मीन चेंज लाने के लिए जो हम देखना चाहते हैं। इट इज़ मेयरली अ मैटर ऑफ हु डिसाइड्स टू पिक अप द मेंटल फर्स्ट। अब ये बड़ा शानदार फ्रेज है, ठीक है ना आपका, इसका काम करने का साहस कौन लेगा, बीड़ा कौन उठाएगा, टू पिक अप द मेंटल फर्स्ट है अलग चीज़ है, लेकिन ये फ्रेज है टू पिक अप द मेंटल, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है किसी बड़े काम को करने के लिए सामने आना, हु इज़ गोइंग टू पिक अप द मेंटल, ये मामला हो गया। शायद अपने आप ही कोई जॉर्ज फ्लॉयड पैदा होगा, फिर वो पुलिस उसको मारेगी, इससे फिर हमारे यहाँ शायद ऐसा आंदोलन होगा, ठीक है। तो बड़ा शानदार था ये, ठीक है ना आपका। तो उनका कहने मतलब ये है कि ओनली पीपल कैन राइज अप अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस एंड द पीपल कैन पिक अप द मेंटल, बाकी तो कोई करने वाला इसको है नहीं। और मेरे ख्याल से अजीत प्रकाश साहब इस घटना से बहुत ही आहत हुए होंगे, और आहत होकर फिर उन्होंने ये अपना एक आर्टिकल लिखा, बहुत सुंदर आर्टिकल था बच्चों। और मैं क्या करूँगा, इसका आर्टिकल को और जो मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं ये वाले, ठीक है, दोनों को मैं आपको, ठीक है, PDF में कन्वर्ट करके आपको इसमें टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको और भी अच्छी तरह से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बहुत लंबा था, दो मेरे को वीडियो बनाने पड़े लंबे लंबे, एक एक घंटे से ऊपर के, ठीक है। तो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।